हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो और आप सब लोग अपनी पढ़ाई जो है बड़े अच्छे से कर रहे हो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना 5th चैप्टर लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। देखो, सबसे पहले जो लाइफ प्रोसेस है वो होती क्या है, आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिज्म के बारे में, जीव, सजीव और निर्जीव के बारे में। ठीक है, तो देखो सजीव जो होते हैं उनको जीवित रहने के लिए कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो लगातार जो है वो होने चाहिए। ठीक है, अगर उनमें से कोई सा भी फंक्शन रुक गया तो जो है वो जो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन जैसे श्वसन हो गया, वहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, पोषण हो गया, ये सारे फंक्शन जो है वो कंटिन्यू चलते रहने चाहिए। जैसे अगर हमें इंसान की बात करें तो एक इंसान तभी जीवित रह पाएगा जब उसको भोजन मिलता रहेगा। ठीक है, पाचन ढंग से होता रहेगा, श्वसन होता रहेगा और रक्त का परिसंचरण होता रहेगा, सर्कुलेशन होती रहेगी और उत्सर्जन होता रहेगा। ठीक है, तभी वो इंसान जीवित रह पाएगा। अगर इनमें से एक भी फंक्शन ने काम करना बंद कर दिया तो उस इंसान की डेथ हो जाएगी। तो ये जो सारे फंक्शन हैं जो सजीवों को जीवित रखने का काम करते हैं, उनकी बॉडी मेंटेनेंस का काम करते हैं, उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखते हैं, उन सभी फंक्शन को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन देखो क्या हो जाएगी, all the process which together keep the living organism alive, all the process which together keep the living organism alive and perform the job of body maintenance called life process, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीव के अनुरक्षण या रख रखाव का काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। इंग्लिश में हमने इसकी डेफिनेशन की बात कर ली है कि ठीक है। अब देखो लाइफ प्रोसेस में अपने पास न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, पोषण जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसके बाद रेस्पिरेशन, श्वसन भी इसी का पार्ट है, वहन, सर्कुलेशन भी इसी का पार्ट है और एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन। ठीक है, इन सबको अपने को पढ़ना होगा, एक एक टॉपिक इनका अपने को सबको डिटेल में पढ़ना होगा कि ह्यूमंस में जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, रेस्पिरेशन कैसे काम करता है, ठीक है, एक्सक्रिएशन सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। पोषण देखो होता क्या है, हमने बोला है कि सजीवों को जीवित रहने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब भोजन तो न्यूट्रिशन जो है वो प्रोसेस होती है जिसमें हम भोजन को कैप्चर करते हैं। ठीक है, या भोजन को हम इनटेक करते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है और फिर पूरी बॉडी को उससे एनर्जी मिलती है। ये प्रोसेस जो है अपनी न्यूट्रिशन है। ठीक है, पोषण जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, भोजन को ग्रहण करना, उसका पाचन करना और उसका शरीर के रख रखाव या बॉडी मेंटेनेंस में उसका यूज करना। इंग्लिश में अगर डेफिनेशन की हम बात करें न्यूट्रिशन की, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज needed for nourishment and sustenance of the organism is called nutrition. ओके, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन के टाइप्स की। न्यूट्रिशन अपने पास दो टाइप्स का होता है, एक अपने पास होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और एक अपने पास होता है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन देखो जिसको हिंदी में हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण। अब तुम लोगों ने अगर ध्यान दिया है तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो दूसरे पर डिपेंड होते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। जैसे ह्यूमंस है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो डिपेंडेंट है और दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। तो जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जिसको स्वपोषी पोषण बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का वह टाइप है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड जो है वो सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, 8th क्लास या 9th क्लास में तुम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में, जिसमें जो है वो प्लांट से सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। वो प्रोसेस अपने को फिर से पढ़नी है यहाँ पर। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन या स्वपोषी पोषण उस प्रकार का पोषण या वह पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड जो है वो सेल्फ प्रिपेयर करता है, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में अपने को पढ़ना होगा फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस जो होती है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है वो होती है प्लांट्स के द्वारा फूड बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस और इसी को हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। कि पौधों, हरे पौधों 8th क्लास में तुम लोगों ने ऐसी एक डेफिनेशन भी पढ़ी होगी 8th या 9th क्लास में कि हरे पौधे जो है वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस के लिए अपने को क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, क्या क्या कच्ची सामग्री अपने को चाहिए। देखो फोटोसिंथेसिस के लिए अपने को चाहिए सनलाइट एक तो, दूसरा अपने को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट जो है वो एनवायरनमेंट से लेते हैं, और अपने को चाहिए वाटर H2O जो कि जो इनकी रूट्स होती है प्लांट्स की वो एब्जॉर्ब करती है, जो अर्थ होती है उससे मिट्टी से जल का अवशोषण किया जाता है जड़ों द्वारा, पानी वहां से मिलता है, सनलाइट मिलती है जो सूर्य का प्रकाश होता है वहां से।
अब जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, उनकी जो लीव्स होती है उनमें एक पिगमेंट होता है, ठीक है, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, ठीक है। ये हो गया अपने पास रॉ मटेरियल। अब अपने पास आता है कि जो फोटोसिंथेसिस जो होता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो है वो कौन कौन सी परिघटनाएं इंसिडेंट्स होते हैं। तो अपने को सबसे पहले देखो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो एब्जॉर्बेशन ऑफ ए लाइट एनर्जी, सूर्य के प्रकाश का जो है वो अवशोषण होता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है। दूसरा यहाँ पर होता क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल, जो प्रकाश ऊर्जा है उसका रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ये ध्यान रख लेना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या क्या परिघटनाएं होती है। पहली अपने को याद रखनी है कि एब्जॉर्बेशन ऑफ लाइट एनर्जी, सूर्य के प्रकाश या प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। दूसरी स्टेप है अपने पास कि प्रकाश ऊर्जा जो है उसका रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, कन्वर्जन ऑफ ए लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। थर्ड अपने पास जो स्टेप आती है वो अपने पास आती है जो H2 होता है, वाटर जो होता है उसको, उसका ब्रेकडाउन होता है H2 और O2 में। वाटर जो होता है उसका ब्रेकडाउन होता है H2 और O2 में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट होते हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है उसका रिडक्शन होता है, उसका अपचयन होता है और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही जो H2 होता है उसका ब्रेकडाउन होता है। ये यहाँ तक ये जो इंसिडेंट्स होते हैं, ये परिघटनाएं जो है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती है, ठीक है। अब अपने पास देखो जो रिएक्शन आती है, ये रिएक्शन अपने को याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बैलेंस्ड करके संतुलित करके याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इनको इन्वायरमेंट से मिली है, H2O जो कि इनकी जड़ों से मिला है, ठीक है, पानी का अवशोषण किया है प्लांट ने। ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल, ये मिल यहाँ से ये पूरी प्रोसेस होती है और बनता क्या है C6H12O6। ये जो फॉर्मूला होता है वो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, C6H12O6 ग्लूकोज बोलते हैं इसको, और साथ में बनता है O2 और H2O। ये जो रिएक्शन है ये याद रखनी है, बैलेंस्ड करके भी याद रखनी है। हो सकता है एग्जाम में इसी रिएक्शन को वो अपने से बैलेंस भी करवा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस की जो साइट होती है वो कौन सी होती है, तो फोटोसिंथेसिस की साइट होती है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोफिल जो है वो इसके अंदर पाया जाता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं अपने पास जो हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन आता है। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन को पढ़ने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और डाला गया है स्टोमेटा का, जिसको हम बोलते हैं रंध्र। देखो प्लांट जो होता है उसकी पत्तियों में जो है वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा या रंध्र। ये स्टोमेटा क्या काम आते हैं, गैसेज के एक्सचेंज के लिए काम आते हैं, और कभी कभी ये वाटर का जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो गैसेज का एक्सचेंज करवाने के ये काम आते हैं। होता क्या है, इनमें जैसे ही वाटर इन होता है तो ये जो पोर है वो ओपन हो जाते हैं, और जैसे ही इनसे वाटर आउट होता है तो ये जो स्टोमेटा है वो बंद हो जाते हैं। याद रख लेना, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है गार्ड सेल, द्वार कोशिका इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। अब बात करते हैं अपना दूसरे टाइप का, जो न्यूट्रिशन का दूसरा टाइप है हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विषमपोषी पोषण। देखो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में प्लांट या जो भी ऑर्गेनिज्म था वो अपना भोजन खुद बना रहा था। ये जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा कि ये जो है ना वो भोजन खुद नहीं बनाते हैं, ये किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से उस पर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। अब इसके अपने पास टाइप आते हैं 3। जैसे ह्यूमंस जो है ना वो होलोजोइक विषमपोषी पोषण में है, वो डिपेंड होता है किसी दूसरे पर। इसके अपने पास पहला जो टाइप आता है वो अपने पास आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, या जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राणीसम। देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन या प्राणीसम वो होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सॉलिड के फॉर्म में, ठोस अवस्था में या ठोस के रूप में भोजन को ग्रहण करेगा, और उसका पाचन जो है वो शरीर के अंदर होगा। उसको हम बोलते हैं होलोजोइक या प्राणीसम न्यूट्रिशन। टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, इसका एग्जाम्पल अपने पास आ जाएगा अमीबा। ह्यूमंस भी इसी का एग्जाम्पल है। सेकेंड अपने पास जो आते हैं वो आते हैं सेप्रोफिटिक या मृतजीवी पोषण, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन या मृतजीवी पोषण। देखो कई बार क्या होता है, अगर कोई जानवर मरा हुआ है तो उसकी बॉडी पर कुछ बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं, वो उस जो जानवर मरा है उसकी डेड बॉडी से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहे हैं, वहां से वो अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो पोषण होता है उसको हम बोलते हैं मृतजीवी पोषण या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ओके, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फंगी इसका एग्जाम्पल है। और थर्ड अपने पास जो टाइप आता है वो आता है पैरासाइट। पैरासाइट जिसको हिंदी में बोलते हैं परजीवी। देखो कुछ प्लांट, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं
जो होस्ट बॉडी के या तो इन रहते हैं या उसके बाहर रहते हैं, और उस होस्ट बॉडी से ही वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे जू हो गया, अगर हिंदी में हम बोलें जू, इसका एक एग्जाम्पल है, लाइस है, टेपवार्म है, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। आप जू का एग्जाम्पल याद रख लेना। जू जो होती है ना, वो इंसान के बालों में रहती है और उसी से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करती है। रह जाएगा याद। अब इसके बाद एक प्लांट जो होता है वो होता है कसकटा, जिसको हम अमरबेल बोलते हैं। वो ऐसा प्लांट है जो पैरासाइट प्लांट है, जो अपना न्यूट्रिशन जिस भी पेड़ से ये लिपटा रहेगा। देखा होगा तुम लोगों ने, जिसको हम अमरबेल बोलते हैं ना, वो पेड़ से लिपटी हुई रहती है, और जिस पेड़ से ये लिपटी हुई है उसी पेड़ से ये अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करती है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि एक ऐसा प्लांट जो पैरासाइट होता है या जो या जो हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करता है, विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण का ही प्रकार है अपने पास पैरासाइट। इसमें एग्जाम्पल अपने पास आ जाएगा कसकटा, जिसको हिंदी में बोलते हैं अमरबेल। ठीक है, इसके बाद अपने पास एक छोटा सा कंसेप्ट है कि अमीबा में जो है वो न्यूट्रिशन कैसे होता है, अमीबा जो है वो फूड को कैसे इनटेक करता है। तो देखो, अमीबा जो भी फूड होता है उसको इस तरीके से घेर लेता है, और ये जो यहाँ पर बन रहे हैं इसको हम बोलते हैं पेसुडोपोडिया। ठीक है, और अमीबा उस फूड को पूरी तरह से कैप्चर कर लेता है, उसको अपनी बॉडी में लेता है, उसका डाइजेशन करता है, और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर कर देता है। इसी तरह पैरामीशियम में एक पार्ट होता है सीलिया, जो उसकी बॉडी पर कहीं भी पाया जा सकता है। उस सीलिया की मदद से वो जो है भोजन को इंटेक करता है, भोजन को ग्रहण करता है, पोषण करता है अपना। ये अपने पास यहाँ पर आता है न्यूट्रिशन के बारे में। अब अपने पास जो टॉपिक आएगा वो अपने पास आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमंस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अपने को पढ़ना है। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो है वो अपना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। इस चैप्टर में अपने को 4 बड़े टॉपिक पढ़ने हैं। एक अपने को पढ़ना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एक अपने को पढ़ना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक अपने को पढ़ना है ह्यूमन हार्ट, और लास्ट अपने को पढ़ना होगा एक्सक्रिएशन सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मानव पाचन तंत्र से। इन चारों के डायग्राम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, इनमें कंसेप्ट क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है, उसकी बात करते हैं। देखो, मानव पाचन तंत्र में सबसे पहला जो अपने पास भाग आएगा वो है अपना माउथ या मुंह है। इससे मुंह से हम क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं। ठीक है, भोजन को हम अंतर्ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसके बाद मुंह में जो होते हैं वो होते हैं दांत, जीभ। ठीक है, तो एक एडल्ट जो ह्यूमन होता है उसमें होते हैं 32 टीथ, 32 दांत होते हैं एक वयस्क मनुष्य में। दांतों का काम क्या है, भोजन को चीरना, फाड़ना। ठीक है, इसके बाद टंग जो होती है, जीभ, ये क्या करती है, भोजन को, जो फूड है उसको मिक्स करती है स्लाइवा के साथ, जिससे वो सॉफ्ट हो सके और आगे आसानी से बढ़ सके। अब देखो, कई बार क्या होता है, जब हम अपनी पसंद का कोई टेस्टी फूड देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पानी जो है वो कोई नॉर्मल पानी नहीं है, वो क्या होता है, स्लाइवरी ग्लैंड से सेक्रिएट होने वाला एक फ्लूइड है, और उसमें क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एमाइलेज। टोइलिन भी इसी का नाम है। ये एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर में। हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं लार, और लार में एक एंजाइम होता है एमाइलेज या टोइलिन, जो कन्वर्ट करता है स्टार्च को सिंपल शुगर में। ठीक है, इसके बाद जो फूड है वो अपना बढ़ता है स्टोमक की तरफ। स्टोमक में कैसे पहुंचता है, स्टोमक को हिंदी में बोलते हैं आमाशय। और यहां तक भोजन जो है वो पहुंचता कैसे है, यहां तक भोजन पहुंचता है एसोफेगस की मदद से। एसोफेगस जो है इसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है, क्रमाकुंचक गति। क्रमाकुंचक गति का मतलब होता है कि जो मसल्स होती है उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्सपेंशन होता है या रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, वो फैलती है, सिकुड़ती है, संकुचन और शिथिलन होता है। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, अब फूड जो है वो अपना पहुंच गया स्टोमक तक। अब यहां पर स्टोमक में जो है वो अपने को 3 चीजें पढ़नी है। एक अपने को पढ़ना है पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन जो है वो एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करवाता है। पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, प्रोटीन का पाचन करवाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है। इसका काम क्या है, देखो ये जो पेप्सिन होता है इसको सक्रिय करवाने के लिए, इसको सक्रिय होने के लिए एसिडिक मीडियम की आवश्यकता होती है, अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। और ये एसिडिक मीडियम पेप्सिन को प्रोवाइड कौन करवाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब देखो अगर शरीर में कई बार क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ज्यादा मात्रा में सेक्रिएट हो जाता है। इस प्रक्रिया को या इस कंडीशन को हम बोलते हैं एसिडिटी, और इससे रिलीफ मिल के लिए हम यूज करते हैं एंटासिड। इसके बाद
HCl जो है वो अपनी बॉडी में या अपने स्टमक में सेक्रिएट हो रहा है, तो HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये क्या कर सकता है, जो अपनी स्टमक है उसकी इनर लेयर को डैमेज कर सकता है, तो इससे प्रोटेक्ट करती है अपने को म्यूकस, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्लेष्मा। म्यूकस का काम क्या है, जो स्टमक होता है उसकी इनर लेयर को प्रोटेक्ट करना। अब स्टमक से जो है फूड का एग्जिट ऑफ फूड इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल। जो फूड है इसका एग्जिट कंट्रोल होता है स्फिंक्टर मसल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवरोधिनी पेशी। स्टमक से जो फूड है वो आता है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको हम बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो दो जगह से सेक्रिएशन मिलता है इसको, एक मिलता है लीवर से और एक मिलता है पेनक्रियाज से। लीवर से इसको मिलता है बाइल साल्ट और बाइल जूस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पित्तरस और पित्त लवण। अब ये बाइल जूस या पित्तरस जो है इसका काम क्या है, जो यहाँ से स्टमक से जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है, छोटी आंत में आया है, इस फूड की नेचर कैसी होती है, ये एसिडिक होता है, तो इसको बेसिक कौन बनाता है, बाइल जूस इसको बेसिक बनाने का काम करता है। इसके साथ बाइल साल्ट जो होता है, पित्त लवण, इसका काम क्या है, जो फैट होती है, जो वसा होती है, वो होती है लार्ज फैट ग्लूबोल्स में। वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती है, उनको ये तोड़ता है स्मॉल फैट ग्लूबोल्स में, यानी कि छोटी छोटी गोलिकाओं में इनको तोड़ देता है। देखो वसा की जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं हैं उनको ये तोड़ देगा छोटी छोटी गोलिकाओं में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। वसा की जो फैट की लार्ज ग्लूबोल्स है उनको स्मॉल फैट ग्लूबोल्स में तोड़ने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। कौन तोड़ता है, बाइल साल्ट तोड़ता है, पित्त लवण तोड़ता है। यहाँ तक डन है। अब देखो हमने बोला है कि ये पेनक्रियाज से भी सेक्रिएशन लेता है। पेनक्रियाज को हिंदी में हम बोलेंगे अग्नाशय से। पेनक्रियाज से इसको मिलता है पेनक्रियाटिक जूस। उस पेनक्रियाटिक जूस में होते हैं दो एंजाइम, एक होता है अपना लाइपेज और एक होता है ट्रिप्सिन। इसको दो ये प्रोटीन डाइजेस्टिव या और फैट डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, एक होता है लाइपेज। लाइपेज का काम क्या है, फॉर ब्रेकिंग डाउन फैट। ये जो है वो वसा का पाचन करवाता है, फैट का डाइजेशन करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है। इसके साथ ही ट्रिप्सिन जो होता है फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन, ये जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन कराता है, प्रोटीन के पाचन के लिए काम आता है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा जा चुका है, ट्रिप्सिन और लाइपेज वाला। इसके बाद प्रोटीन जो है वो किस में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, अमीनो एसिड में, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, और फैट वसा है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल दिया जाता है। इसके साथ ही जो विलाई होती है, इसकी यहाँ से अपना एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हर्बीवर्स और कार्निवर्स जो होते हैं ना, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ में डिफरेंस होता है। शाकाहारी और मांसाहारी जो होते हैं इनकी छोटी आंत की लंबाई में बड़ा अंतर होता है। कैसे, तो देखो जो मांसाहारी होते हैं जैसे टाइगर है, मांसाहारी जो होते हैं उनमें क्या होता है, मांस का पाचन या मीट का जो डाइजेशन है वो इजीली हो जाता है, इसलिए इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो छोटी होती है। बट जो हर्बीवर्स या जो शाकाहारी होते हैं इनमें क्या होता है, सेलुलोज होता है, और सेलुलोज के डाइजेशन के लिए ज्यादा टाइम की नीड होती है, ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स वाई इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो ज्यादा होती है। इसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें होती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको हम बोलते हैं विलाई या दीर्घरोम। इनका काम क्या है, ये क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, और फूड जो है उसका उसमें जो भी अपने लिए यूजफुल मटेरियल है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है और जो भी अपने लिए यूजफुल मटेरियल है, जो भी मिनरल्स है उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ये सरफेस एरिया बढ़ा देती है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बेशन। ठीक है, यहां तक अपना काम होता है। इसके बाद जो फूड है वो पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसको बड़ी आंत हिंदी में बोलते हैं। यहां पर क्या होता है, इस जो भी मटेरियल है उसमें जो भी वाटर पार्टिकल है उनका एब्जॉर्बेशन होता है, जल का अवशोषण किया जाता है। अब जल का अवशोषण करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है उसको जो है वो अपने एक्सक्रिएशन सिस्टम के थ्रू बाहर कर दिया जाता है, और एनल स्फिंक्टर इसको कंट्रोल करती है। उत्सर्जन जो भी अपने को वेस्ट मटेरियल उत्सर्जन तंत्र से बाहर निकालना है उसको रेगुलेट या उसको कंट्रोल करने का काम अवरोधिनी पेशी करती है। यहां तक अपना जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। अब अपने को पढ़ना है रेस्पिरेशन के बारे में या रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक रेस्पिरेशन की, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं श्वसन। देखो
रेस्पिरेशन होता क्या है, हम जब भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और उस ऑक्सीजन का यूज जो है वो जो भी हमने फूड इंटेक किया है, जो भी हमने खाना खाया है उसको ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी प्राप्त करना, ये जो पूरी प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, अब रेस्पिरेशन जो है वो दो टाइप का हो सकता है, एक होता है एरोबिक और एक होता है अनएरोबिक। जो रेस्पिरेशन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो अब्सेंस में होता है उसको हम बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो अपनी बॉडी में अपने को मिलता है ग्लूकोज C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। अब ये ग्लूकोज सबसे पहले टूटता है पायरुवेट में, जिसका फॉर्मूला होता है C3H3O3, ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाला एक अणु होता है। ठीक है, अब देखो इसका जो एरोबिक और अनएरोबिक जो ब्रेकडाउन होता है वायवीय और अवायवीय श्वसन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस और अब्सेंस में ये कैसे ब्रेकडाउन होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में ये कैसे ब्रेकडाउन होता है। तो देखो पायरुवेट जो है वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में ब्रेकडाउन होता है और एथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में बनाता है एनर्जी। और ये जो प्रक्रिया होती है ये होती है ईस्ट में। ठीक है, अनेरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन की अब्सेंस में, और इस जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, हिंदी में इसको किण्वन बोला जाता है। अब बात करते हैं लेक ऑफ ऑक्सीजन। लेक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन के अभाव में। कई बार देखो होता क्या है, जब हम रनिंग कर रहे हैं लगातार तो हमारी बॉडी या हमारे जो भी घुटने हैं उनमें क्या हो जाता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं। अगर हम लगातार रनिंग कर रहे हैं तो हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें क्रैम्प्स आते हैं। उन क्रैम्प्स का आने का कारण क्या है, देखो जब हम रनिंग करते जा रहे हैं तो हो सकता है अपने सभी बॉडी पार्ट उनमें प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। अब जब प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है तो पायरुवेट जो है उसके ब्रेकडाउन होने के लिए दूसरा पाथ अपनाया जाता है, जिसमें क्या होता है लेक ऑफ ऑक्सीजन में जब पायरुवेट ब्रेकडाउन होता है ये होता है अपनी मसल्स में, याद रख लेना हमारी पेशियों में होता है ये प्रक्रम। तो इसके रिजल्टेंट बनता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। अब ये लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, लैक्टिक अम्ल जो बन रहा है, इसकी वजह से अपने को क्रैम्प्स आते हैं। याद रख लेना लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से अपने को क्रैम्प्स आते हैं। इसके बाद अपने पास देखो अगर ऑक्सीजन उपस्थित है, अब ऑक्सीजन अगर अपने पास प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये किस प्रकार से ब्रेकडाउन होता है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है ये होता है अपने माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसके रिजल्टेंट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, अनएरोबिक ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इसमें एनर्जी ज्यादा बनती है, ऑलमोस्ट 36 से 38 एटीपी। एटीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, और एडीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। 36 से 38 एटीपी एनर्जी बनती है इनमें एरोबिक रेस्पिरेशन में। इसके अपोजिट जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑलमोस्ट 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इसके साथ जो एग्जाम्पल है एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल ह्यूमन लिख सकते हैं, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल ईस्ट लिख देना है। ये होता है जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस और अब्सेंस में। इसके बाद सिंपल सा अपने पास कंसेप्ट आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है वो अपने पास होती है एल्वोली। ठीक है, जिनको हिंदी में हम बोलते हैं कूपिकाएं। इनका काम क्या है, यहाँ पर जो गैसेज है उनका एक्सचेंज होता है एल्वोली में। एल्वोली में क्या होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है वो पाई जाती है, जिनको रुधिर वाहिकाएं बोलते हैं। एल्वोली या कूपिकाओं में होती है ब्लड वेसल्स, और इन यहाँ पर ही गैसों का एक्सचेंज होता है। अब होता कैसे है, देखो हमने जो भी ऑक्सीजन इन की, जो भी ऑक्सीजन हमने इनहेल की, ये सारे ब्रोंकी ब्रोंकलीज जिनको श्वसनिकाएं बोलते हैं। ठीक है, ये इनको आपको एक एक कंसेप्ट जब बुक में डायग्राम है वहां पर आपको मिल जाएगा। मेन कंसेप्ट की बात करते हैं एल्वोली की। एल्वोली को हिंदी में कूपिकाएं बोलते हैं। यहां पर गैसेज का एक्सचेंज होता है। अब वो होता कैसे है इसको समझते हैं। देखो जो ऑक्सीजन हमने श्वास के रूप में अंदर ली वो पहुंची एल्वोलाई तक, और एल्वोलाई में है ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स क्या करती है, यहां से जो ऑक्सीजन है
उसको रक्त ब्लड में मिक्स करके शरीर के बॉडी पार्ट्स तक, जो अपने और ऑर्गन्स है या और बॉडी पार्ट्स है उन तक पहुंचाती है। इसके साथ जो यहाँ पर रक्त आ रहा है शरीर से, बॉडी से जो ब्लड आ रहा है वो अपने साथ कैरी कर रहा है CO2, और उस CO2 को वो यहाँ इन एल्वोली में छोड़ रहा है और यहाँ से ऑक्सीजन लेके वापस बॉडी में जा रहा है। तो यहाँ से ऑक्सीजन उसने ग्रहण कर ली, ऑक्सीजन हमने ली थी रेस्पिरेशन से, इनहेल हमने की थी, ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में सर्कुलेट हो गई और बाकी सभी बॉडी पार्ट तक पहुंच गई, और CO2 यहाँ पर छोड़ दी गई एल्वोली में, और इसको हमने वापस मुंह से बाहर निकाल दिया। ऐसे यहाँ पर गैसेज का एक्सचेंज होता है। इसके बाद अपने पास जो अगला टॉपिक आएगा, एक अपना एक क्वेश्चन भी है कि जो रेस्पिरेशन रेट होती है, रेस्पिरेशन जो रेट होती है वो स्थलीय और जलीय जीव की तुलना की गई है कि स्थलीय जीव जो होते हैं उनकी तुलना में जलीय जीव की जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो तेज होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि जो जलीय जीव होते हैं उनको जो इन्वायरमेंट, जो जल है उसमें से ऑक्सीजन प्राप्त करनी होती है। जो जलीय जीव होते हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करनी है? जो जल है उसमें जो घुली हुई ऑक्सीजन है वहां से उनको ऑक्सीजन प्राप्त करनी है। लेकिन जो स्थलीय जीव होते हैं उनको ऑक्सीजन कहां से मिल जाती है? उनको स्थल से प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है, लेकिन जल में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए उनकी जो रेस्पिरेशन रेट है वो हायर होती है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी। ठीक है, इसके बाद अपने पास जो टॉपिक आता है वो आता है ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। अपने पास जो अगला टॉपिक है वो अपने पास आता है ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। देखो ह्यूमन हार्ट जो है वो मानव में ब्लड की पंपिंग का काम करता है, यानी कि सर्कुलेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ह्यूमन हार्ट की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 कोष्ठों में डिवाइड होता है, 4 पार्ट इसके होते हैं। एक होता है अपने पास लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, एक राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। इनको हिंदी में बोलेंगे बायां अलिंद, बायां निलय, और दायां अलिंद और दायां निलय। जो लेफ्ट साइड होती है उसमें होता है प्योर ब्लड। प्योर ब्लड का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन घुली हुई है। अब देखो प्रोसेस कैसे होती है, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। सबसे पहले हमने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था वहां पर एल्वोली, ठीक है, कैपिलरीज की हमने बात की थी। तो यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको लाया जाता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में इस ब्लड को लेकर आती है पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन इस ब्लड को लेकर आती है लेफ्ट एट्रियम में, बाएं आलिंद में। अब यहां से इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है और ब्लड जो है वो पहुंचता है अपना लेफ्ट वेंट्रिकल में, जिसको हम बोलते हैं बायां निलय। अब बाएं निलय से जो है वो ब्लड पंप कर दिया जाता है बॉडी में, बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक ब्लड को पहुंचा दिया जाता है। ये काम करती है आर्टरीज, और अपनी बॉडी की सबसे बड़ी जो आर्टरी है उसका नाम है एओर्टा, महाधमनी इनको हिंदी में बोला जाता है। एओर्टा जो है वो अपनी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है। इसके बाद ब्लड जो है वो अपनी बॉडी में पूरी तरह से पहुंच गया, सभी ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंच गया। लेकिन अब जो अपने बॉडी पार्ट्स है उन बॉडी पार्ट्स में वो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, या जिसमें CO2 घुली हुई है, या जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, उससे ब्लड को कलेक्ट करती है वेन, और वो वेन्स जो है उस ब्लड को कलेक्ट करके लेकर आती है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ब्लड को कलेक्ट करके लाने का काम करती है वेन्स, जिनको हिंदी में हम बोलते हैं सिरा, और बॉडी की लार्जेस्ट वेन है वेना कावा, महासिरा। ठीक है, अब जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुंच गया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो पहुंचता है अपना राइट वेंट्रिकल, जिसको दायां निलय बोलते हैं। अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो अपना भेज दिया जाता है वापस लंग कैपिलरीज में, ठीक है, ताकि यहाँ से ये फिर से ऑक्सीजन जो है उसमें मिक्स हो जाए और फिर से ये सर्कुलेशन चलता रहे। इसको अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है उसको लेकर जाती है कौन? पल्मनरी आर्टरी। अब यहाँ पर 2 वर्ड हमने बोले हैं, एक हमने बोला है आर्टरी और एक हमने बोला है वेन। ये आर्टरी और वेन क्या होती है? ये वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स। सबसे पहले बात करते हैं आर्टरी की। आर्टरी जिसको हिंदी में बोलते हैं धमनी, पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। धमनियां जो होती है वो क्या करती है? रक्त को सभी भागों तक पहुंचाती है, यानी कि ये जो है वो रक्त को बांटती है सभी भागों में। इनकी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है और लचीली होती है। इसके साथ ही जो आर्टरी है अपनी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी होती है एओर्टा।
ये यहाँ तक अपने क्लियर हो गया। अब बात करते हैं वेन की। शिराएं जो है उनमें अशुद्ध रक्त या विऑक्सीजनीकृत रक्त बहता है। वो विऑक्सीजनीकृत रक्त को बॉडी पार्ट से कलेक्ट करती है और उनको लेकर आती है हार्ट में, और हार्ट से उनको भेज दिया जाता है वापस लंग कैपिलरीज में। वेन्स जो होती है इनमें प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं रहता, और वेन्स जो होती है वो उनको हम बोल सकते हैं कलेक्टिंग वेसल्स। वेन जो होती है उनको हम बोल सकते हैं कलेक्टिंग वेसल, और आर्टरी जो होती है उनको हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव वेसल्स। ठीक है। इसके बाद वेन जो होती है, इंपॉर्टेंट बात है, वेन जो होती है उसमें पाया जाता है अपने पास वाल्व, ताकि ब्लड जो है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका बैक फ्लो को हम रोका जा सके, इसलिए वेन में जो है वो वाल्व पाए जाते हैं। इसके बाद अगर तुम लोग ह्यूमन हार्ट का डायग्राम देखोगे तो कुछ ऐसा डायग्राम मिलेगा। ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसकी ये जो वाल है ये थोड़ी सी बड़ी बनाई गई है, थिक बनाई गई है। इसका कारण ये है क्योंकि ये नीचे वाला जो पोर्शन है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल मान लो या राइट वेंट्रिकल मान लो, यहाँ से जो है उस ब्लड को पंप किया जाता है। अगर हम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो यहाँ से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में पंप किया जाता है, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा रहता है। इसके अपोजिट अगर राइट वेंट्रिकल की बात करें तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर दिया जाता है और लंग कैपिलरीज में भेजा जाता है, यानी कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो हाई रहता है। दैट्स वाई इनकी जो वाल होती है वो थिक होती है। ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास दो एक्सेप्शनल केस भी आते हैं। हमने बोला है कि आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बट पल्मनरी वेन जो है वो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, फुफ्फुसीय शिरा, और पल्मनरी आर्टरी फुफ्फुसीय धमनी ये यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ये याद रख लेना। इसके बाद अपने पास आता है ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है। ब्लड के जो पार्ट होते हैं उनकी बात करते हैं। ब्लड में जो है वो आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है और प्लेटलेट्स पाई जाती है, और साथ ही प्लाज्मा एक लिक्विड पाया जाता है। आरबीसी जो होती है ये क्या करती है, रेड ब्लड सेल, ये करती है ऑक्सीजन और CO2 को कैरी, और हीमोग्लोबिन जो है वो इनमें पाया जाता है जो कि रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, और ऑक्सीजन इसमें घुल जाती है जिससे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आसानी से हो जाता है। इसके साथ ही CO2 जो है वो वाटर में ज्यादा सोल्यूबल है, इसलिए CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है डिजोल्व फॉर्म में ब्लड में। ठीक है। इसके बाद WBC जिनको व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, ये क्या करती है, अपना इम्यून सिस्टम, अपने बॉडी को एंटीबॉडी प्रतिरक्षा तंत्र बनाने का काम करती है, प्रोवाइड डिफेंस बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। ठीक है। इसके बाद प्लेटलेट्स का काम क्या है, अपने को कई बार चोट लग जाती है तो वहां से अगर ब्लड का लगातार फ्लो होता रहेगा, अगर ब्लड अपनी बॉडी से लगातार बाहर निकलता रहेगा तो शरीर में रक्त की कमी आ जाएगी और इंसान की डेथ हो जाएगी। तो उस ब्लड का वहां पर क्लोटिंग बनवाने का काम करती है प्लेटलेट्स। ठीक है। हेल्प इन क्लोटिंग ब्लड, रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। इसके साथ प्लाज्मा एक लिक्विड होता है जो येलो कलर का होता है, और 90% इसमें वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें होते हैं। इसके साथ ही लिम्फ भी एक लिक्विड होता है जो प्रोटीन, थोड़े बहुत प्रोटीन इनका ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये होता है अपना ह्यूमन हार्ट। इसमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है वो आर्टरी और वेन में डिफरेंस बनता है, वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसके बाद अपने पास आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ना है, और लास्ट टॉपिक अपना आता है एक्सक्रिएशन सिस्टम। अगला जो टॉपिक है वो अपने पास आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में वहन। पादपों में वहन में अपने को दो चीजें पढ़नी है, एक अपने को पढ़ना है जाइलम और एक अपने को पढ़ना है फ्लोएम। सबसे पहले बात करते हैं जाइलम की। जाइलम जो है वो प्लांट्स में कैरी वाटर, ये जो है वो वाटर को कैरी करता है, जल का वहन करता है। नो एनर्जी इज यूज्ड, इसमें कोई एनर्जी जो है वो उपयोग में नहीं ली जाती, और इसी के साथ इसमें जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। इसके साथ फ्लोएम कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये जो है वो फोटोसिंथेसिस के जो भी प्रोडक्ट है उनको कैरी करता है, यानी कि सिंपल सा कंसेप्ट है, ये फूड को कैरी करता है। एनर्जी इज यूज्ड, इसमें जो है वो एनर्जी यूज होती है और मल्टी डायरेक्शन में इसका फ्लो होता है। इसके बाद ट्रांसपिरेशन, ये दो डेफिनेशन पढ़नी है अपने को। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज नोन एज ट्रांसलोकेशन।
इसके बाद अपने पास आता है एक्सक्रिएशन सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में अपने पास देखो ए पेयर ऑफ किडनी, एक किडनी का पेयर होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है जो क्या करता है, स्टोर करता है यूरिन को। इसके साथ ए पेयर ऑफ यूरेथर और एक यूरेथ्रा होता है। अब जो अपने पास किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट है वो याद रख लेना नेफ्रॉन होती है। किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट नेफ्रॉन होती है। और जो इसमें स्टेप होती है फिल्ट्रेशन में जो भी एक्सक्रिएशन में जो स्टेप होती है, पहली स्टेप होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नाइट्रोजनियस वेस्ट अमीनो एसिड फिल्टर फ्रॉम ब्लड इन बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल में जो है नाइट्रोजनियस वेस्ट अमीनो एसिड और इन सभी का ब्लड से फिल्टर कर लिया जाता है। इसके बाद ट्यूबुलर रीअब्जॉर्वेशन। इसके साथ ही जो फिल्टर हो गया है उसमें अगर कुछ भी अपने लिए जो अपनी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो यूजफुल है, उसका फिर से रीअब्जॉर्वेशन होता है। और उसके बाद अंतिम जो स्टेप है उसमें उसे जो भी यूरिन है उसका सेक्रेशन हो जाता है, उसको बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद एक अपने पास वर्ड आएगा हेमोडायलिसिस, एक बॉक्स बना के लिखा हुआ है। जो आर्टिफिशियल रूप से ये जो एक्सक्रिएशन किया जाता है या डायलिसिस किया जाता है उसको हम बोलते हैं हेमोडायलिसिस। इसके बाद अपने पास आता है कि प्लांट्स में जो है वो एक्सक्रिएशन कैसे होता है। तो प्लांट्स जो है वो O2, CO2 और H2O को स्टोमाटा के थ्रू बाहर कर देते हैं। और कुछ प्लांट्स जो है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट की क्रिस्टलेट फॉर्म में भी ये अपना जो एक्सक्रिएशन है वो करते हैं, जैसे जमीकंद इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और गोंद, रेजिन इसकी फॉर्म में भी वो जो वेस्ट मटेरियल है एक्सक्रिएशन अपना शो करते हैं। यहाँ पर अपना चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना है। अगर कोई डाउट अब भी रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे।